बहुत स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का। आई होप आप सभी लोग अच्छी हेल्थ में होंगे और अच्छा आप पढ़ रहे होंगे। दिवाली आने वाली है वैसे भी, तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है और वैसे ही पढ़ते रहना है जैसे आप पहले पढ़ रहे थे। अब देखिए, आज का हमारा जो न्यूज़पेपर इनिशिएटिव है, ये तो आपको पता ही है कि हमने ये न्यू प्रोसेस, ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था कि ज़्यादातर लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस में कर क्या रहे हैं कि वो मतलब एक न्यूज़ को पकड़ के डिटेल में एक्सप्लेन करने लग जाते हैं। ऐसे 4 न्यूज़ एक्सप्लेन कर दी, हो गया न्यूज़पेपर। बट न्यूज़पेपर हैज़ टू बी कवर्ड एग्जॉस्टिवली फॉर अ स्टूडेंट। और ना सिर्फ एग्जॉस्टिवली, लेकिन कहाँ पर क्या प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर में से, क्या मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब हमें पता होना चाहिए। तब जाकर हमारी पूरी न्यूज़पेपर की जो स्टडी है वो कंप्लीट होती है। तो ये आपका करंट अफेयर्स इनिशिएटिव है सॉर्ट ऑफ। इसमें हिंदू तो पूरा एक्सप्लेन करते ही करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड सेक्शन, बिकॉज अगेन आई एम टेलिंग, ये प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट होता है। और इसके साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस का इकोनॉमी वाला पेज भी बड़ा अच्छा लगता है, तो इसको भी हम यहाँ पर साथ में कवर करने की कोशिश करते हैं पूरी पूरी। अब देखो, कुछ न्यूज़ ऐसी हैं जो बहुत पहले से चल रही हैं। बाय द वे, अगर आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए करंट अफेयर्स पर, तो मैं कौन सी चीज़ कहाँ पर रिलेट कर सकते हैं मेंस वगैरह में, कौन सी चीज़ कहाँ पर प्रीलिम्स में क्या काम आती है, इनमें से जो इंपॉर्टेंट एक दिन में एडिटोरियल आते हैं या फिर कहीं और भी कुछ जैसे न्यूज़ क्लिपिंग्स आई, जैसे वायर वगैरह में आई, तो ये सारी चीज़ों की समरी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी यहाँ पर अपलोड करती हूँ। तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। आपको बस लिखना है https://t.me/PSIR UPSC with Venus। तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, हेलो आई एम वीनस अवतानी। और आप में से बहुत सौ ने मुझसे पहले पढ़ा भी होगा, मैंने मल्टीपल प्लेटफॉर्म से पढ़ाया भी है। बाकी मैं किसी दिन आपके साथ मार्कशीट्स भी शेयर करूँगी मेरी, कैसे मैंने इंटरव्यू दिया था और कैसे क्या मेरा 1-2 मार्क्स रह गया, एंड देन क्या सारा प्रोसेस एंड क्या मतलब मेरा एक्सपीरियंस है। मतलब बेसिकली इस इकोसिस्टम में मेरे को 8 से 10 साल हो गए हैं। बट एनीवेज, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड विदाउट वेस्टिंग टाइम। अब देखो, यहाँ पर कुछ न्यूज़ ऐसी है जो पुरानी है, जैसे कि कफ सिरप वाली कुछ दिन से लगातार चल रही है। लेकिन इसमें आज जो इस हिंदू में पेज 9 पर ग्राउंड जीरो में कवर हुआ है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये लेंदी है, तो इसको हम आगे देखेंगे आगे चल के। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। नोबेल प्राइज़ को थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हो। नोबेल प्राइज़ जो है, पीस प्राइज़, यहाँ पर मरिया कोरिना मकाडो को मिला। बाय द वे, इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब विलिंग थे कि उनको मिले, लेकिन ये उनको नहीं मिला है। और ये एक वेनेजुएलन अपोजिशन लीडर को मिला है। बट एनीवेज, यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल एंगल्स भी हो सकते हैं कि क्यों वेनेजुएलन अपोजिशन लीडर को ही मिला है। बट चलो, ये भी एग्जाम के हिसाब से उतना कुछ खास नहीं लग रहा है हमें। अवार्ड विनर्स के नाम वगैरह प्रीलिम्स के हिसाब से आप ध्यान रख सकते हो, बहुत सारी एग्जाम्स में कवर होता है। बट अदरवाइज चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं फर्स्ट पेज से। इंडियाज़ काबुल मिशन टू बी अपग्रेडेड टू एम्बेसी। देखिए हुआ क्या, यहाँ पर तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर है, अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, अभी तालिबान के लीडर, इन्होंने यहाँ पर विजिट की। अब देखिए, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से आज इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल आया एक विवेक काटजू का। इसके हिसाब से मैं आपको इस न्यूज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। जो विवेक काटजू सर ने समझाया, वेरी क्रेडिबल सोर्स, उसके हिसाब से हम इस आर्टिकल को समझने की कोशिश करते हैं। देखो हो क्या रहा है, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये चाइना है। तो अब पाकिस्तान का ज़्यादा से ज़्यादा जो अलायंस है वो दोबारा बैठ रहा है यूएस के साथ। अलायंस नहीं तो चलो साठगांठ तो बैठ ही रही है। अभी दोनों में यहाँ पर पार्टनरशिप हुई है कि रेयर अर्थ मिनरल्स पाकिस्तान से लेकर एक्सपोर्ट करेंगे, राइट। डोनाल्ड ट्रंप की ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई थी जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जब इंडिया पाकिस्तान में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट रहा 4 दिन का। बट उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि वो टेंशन्स थोड़ी सी रिजॉल्व हो गई, एक सीज़ फायर हो गया। तो इस टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि मैंने इंडिया पाकिस्तान में पीस करवाई, बिकॉज ही वांटेड नोबेल पीस प्राइज़। एम्बिशन था उनका, पहले भी रह गया, अभी भी रह गया। और इनको नोबेल पीस प्राइज़ क्यों चाहिए? बिकॉज बराक ओबामा को पीस प्राइज़ मिला था। मतलब क्या लॉजिक है बताओ। बट एनीवेज, तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि पाकिस्तान की यूएस के साथ अच्छी यहाँ पर थोड़ी सी साठगांठ बैठ रही है। एंड चाइना हैज़ वेरी डीप स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन पाकिस्तान टू सॉर्ट ऑफ एनसर्कल इंडिया। और इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया अपने आप को कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट फील कर सकता है। बट यहीं पर कहते हैं ना, कौटिल्यन लॉजिक क्या था, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में क्या बोला, आपके पड़ोसी का पड़ोसी आपका दोस्त होता है। क्योंकि आपका पड़ोसी आपका दुश्मन होगा, उसके साथ आपकी लड़ाई होगी ज़मीन की, राइट। और दुश्मन का दुश्मन आपका हमेशा दोस्त है। तो उस हिसाब से पाकिस्तान के साथ हमारी कन्फ्लिक्ट्स हैं। बट अब पाकिस्तान, और जब से अफगानिस्तान में तालिबान आया 2021-22 से, तब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी लगातार कन्फ्लिक्ट्स है। अभी 1-2 दिन पहले न्यूज़ आ रही थी कि कैसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान, विच इज़ सपोर्टेड बाय द तालिबान फ्रॉम अफगानिस्तान, इज़ क्रिएटिंग हैविक इन पाकिस्तान। इसका नाम भी चेंज कर दिया था टीटीपी ने, ऑफिशियली पाकिस्तान वालों ने टीटीपी को अलग नाम से रेफर करते हैं। बट आप देखोगे अभी भी इस टाइप की चीज़ें हो रही है। सो दैट्स वाई अब तालिबान और इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं स्ट्रैटेजिकली एक साथ आते हुए दिख रहे हैं। और इंडिया अपना एनसर्कलमेंट ना हो,
इस वजह से भी तालिबान की तरफ देख रहा है। दैट्स वाई काबुल के मिशन को अब एम्बेसी में अपग्रेड करेंगे और बहुत सारी चीज़ें करेंगे। कुछ कुछ लोगों ने ऐसे भी कंट्रोवर्सीज और एलिगेशंस लगाए हैं कि ये जो अननोन गनमैन यूज़ हुए हैं, बिकॉज अननोन गनमैन इंडिया के ऊपर लगाया जाता है कि अननोन गनमैन इंडिया यूज़ करता है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि इनके भी तालिबान के साथ कुछ ना कुछ कन्वर्जेंसेस हैं और हो सकता है कुछ कुछ अननोन गनमैन तालिबानी लोग हों, जो पुराने तालिबान के एसेट्स हों वो हो। बट एनीवेज चलिए, यहाँ पर ये हमने देखा पूरा एंगल। दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे पहले तो इंडिया एंड पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के रिलेशंस, बट इससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है इंडियन फॉरेन पॉलिसी में कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज के हिसाब से। क्योंकि देखो अभी तक इंडिया क्या बोलता था, नो टॉक्स विद टेरर, बट हमारी जो टेररिज्म से रिगार्डिंग फॉरेन पॉलिसी है उसी में चेंज आ गया जब हमने तालिबान से बातचीत करना स्टार्ट कर दिया। और अब तो देखो लीडर्स की विजिट हो रही है, राइट। सो एक ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी और इंडिया के जो सिक्योरिटी एंगल है उस पर भी कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसी पर ये सवाल भी उठा रहा है इन अ वे। बट हाँ, कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज में भी आप देख सकते हो कि हाँ, कॉन्टिन्यूटी है कि हमारे खिलाफ जो टेररिज्म करेगा उसको नहीं बख्शेंगे, लेकिन चेंज भी है, चेंजिंग साउथ एशियन सिक्योरिटी सिनेरियो एंड इंटरनेशनल सिनेरियो को देखते हुए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीज फायर टेक्स इफेक्ट एज इजराइल फोर्सेस पुल। देखिए अब बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि इसराइल और हमास अक्टूबर 2023 के बाद सीज फायर पर अग्री किए हैं और फाइनली इजरायली फोर्सेस ने अपने आप को गाज़ा की स्ट्रिप से पुल आउट कर दिया। हालांकि ये बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स के बाद ऐसा हुआ है, बट एटलीस्ट अब ये विड्रॉवल हो रहा है। अब देखिए वेस्ट एशिया में इससे दोबारा पीस यहाँ पर इस्टेब्लिश हो सकती है। और जैसा इब्राहिम अकॉर्ड्स में डिसाइड हुआ था, किसके बीच में, इब्राहिम अकॉर्ड्स यहाँ पर डिसाइड हुए थे ना, इजरायली फोर्सेस जीयूस के बीच में और साथ में ये जो सुन्नी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं यूएई वगैरह इनके बीच में। एंड बेस्ड ऑन दैट I2U2 हुआ था, इंडिया इजराइल यूएई यूएसए, है ना। मिडिल ईस्ट को पूरा कनेक्टिविटी से कनेक्ट करेंगे, इंडिया की पर्सनल का यूज़ करेंगे, यूएस की टेक्नोलॉजी फाइनेंस का यूज़ करेंगे, इसराइल की टेक्निक का यूज़ करेंगे, यूएई की एक्सपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। और फिर बेस्ड ऑन दैट G20 की इंडिया की जो प्रेसिडेंसी थी 2023 में, इसमें इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर न्यू स्पाइस कॉरिडोर आया था। तो अब वो सारी डेवलपमेंट्स दोबारा बढ़ सकती हैं और अब जो शिया एंगल है ये दोबारा इनसिक्योर फील हो सकता है। जो पूरा शिया क्रिसेंट है ईरान का, ईरान को सपोर्ट कौन करता है, रशिया और चाइना, ये पूरा इनसिक्योर फील कर सकते हैं। दोबारा कुछ ना कुछ हमास के साथ या हूतीस के साथ या हिजबुल्ला के साथ मिलकर प्लान करेंगे इन द लॉन्ग रन आई गेस। बट हाँ, ये आप देख सकते हो कहीं ना कहीं पीस इस्टेब्लिश होने की बात हो रही है। तो इंडिया वेस्ट एशिया के रिगार्डिंग आप इसमें थोड़ा सा एंगल ये ज़रूर प्रिपेयर कर सकते हो कि इंडिया की क्या इजराइल के लिए और वेस्ट एशिया के लिए अभी पॉलिसीज़ रही हैं। क्योंकि ट्रेडिशनली तो वी वर नॉट इन फेवर ऑफ मेकिंग ऑफ इसराइल 1948-49 के आसपास, गांधी जी नेहरू जी कोई फेवर में नहीं था। बट देन हमने इसराइल को रिकॉग्नाइज भी किया और फिर ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी स्टार्ट किए 1990s में। एंड देन इसके बाद से वेस्ट एशिया में हमने देखा इसराइल से रिगार्डिंग हमारी जो पॉलिसीज़ है उसमें चेंजेस आए हैं। तो अभी इस सीज़ फायर को लेकर इंडिया का क्या कहना है, ये सब आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो, जिससे कि ये आपको मेंस वगैरह में थोड़ा सा काम आ जाए। बाकी प्रीलिम्स के हिसाब से सीज फायर के मेन एस्पेक्ट्स तो काम के नहीं है, बट हाँ लोकेशंस किसी दिन मैपिंग वगैरह में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, तो वो आपको ज़रूर काम आ जाएगा, है ना। बाकी ये फाइनेंशियल क्रंच वाली बात है, ये जीएस पेपर 2 में इंपॉर्टेंट है कि केरला के सीएम पीएम मोदी जी से मदद मांग रहे हैं फाइनेंशियल क्रंच से निपटने के लिए और बोल रहे हैं कि हमारी मदद करो। तो ये सेंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट जो होता है, सेंटर स्टेट इशूज़ जो होते हैं, सेंटर स्टेट डिस्प्यूट जो है स्पेशली फाइनेंशियल इशूज़ में, उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। जैसे तमिलनाडु की जो रंगराजन आपकी जो तमिलनाडु की कम्युनिटी, मतलब ये जो सेंटर स्टेट पर पहले कमिटीज़ आई, इन्होंने बोला कि फाइनेंशियल डिपेंडेंस होने की वजह से, स्टेट्स की जो फाइनेंशियल डिपेंडेंस होती है सेंटर पर, उस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। सो ये पूरा उससे रिलेटेड हो जाएगा और ये आप थोड़ा सा उसके रेफरेंस के हिसाब से ध्यान रख सकते हो। अदर देन दिस यहाँ पर थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेशनल न्यूज़ वगैरह एडिटोरियल को देख लेते हैं। दिस इज़ गुड। अनएम्प्लॉयमेंट पर एक बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट पर देखिए, वैसे तो अनएम्प्लॉयमेंट ओवरऑल यहाँ पर दिखाई देता है, बट बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा क्यों दिखाई देता है, बिकॉज यूथ पॉपुलेशन काफ़ी है। टोटल फर्टिलिटी रेट यहाँ पर 3 से तो ऊपर ही है, 3 या 3 से ऊपर ही है ओवरऑल, जबकि नेशनल लेवल पर तो ये रिप्लेसमेंट रेट 2.1 के नीचे पहुँच चुका है ऑलरेडी। तो यूथ पॉपुलेशन है और एजुकेशन नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बहुत सारी इश्यूज़ हैं, तो उसके रिगार्डिंग है। तो ये जीएस पेपर 3 में अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह में, इकोनॉमी में, इंक्लूसिव डेवलपमेंट में, रीजनल डेवलपमेंट, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों में आपको काम आ सकता है। थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर इसका क्रक्स क्या है। तो आर्टिकल बोल रहा है कि लोक नीति CSTS, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़, इस सर्वे के हिसाब से 2015 से ही बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर कंसर्न रहा है। और ये आपको वोटर एंजाइटी में भी दिखाई देता है, यानी जिस तरीके से वोटिंग पैटर्न दिखाई देता है इलेक्शंस में, उससे भी दिखाई देता है। बेसिकली जो PLFS सर्वे आता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है NSO, उसका एक सर्वे है PLFS। ये PLFS सर्वे जो है, इसके हिसाब से पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, यानी लेबर फोर्स में एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इन्हीं चीज़ों को कैप्चर करता है। देखिए 2 स्टैटिस्टिक्स होते हैं प्रीलिम्स के हिसाब से, आपको ये पता होना चाहिए। एक तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो
और एक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो। देखिए, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ये बताता है कि टोटल पॉपुलेशन में से काम करने वाले वर्कर्स कितने हैं, ये उनका रेशियो होता है। और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो ये बताता है कि टोटल जो हमारे पास इंडिया में जो प्रोडक्टिव लेबर फोर्स है एक सर्टेन एज में जो इंडिपेंडेंट है, उनमें से कितने लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेबर फोर्स में या तो जॉब ढूंढ रहे हैं, राइट। तो इसको लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बोलते हैं पर 1000 ऐसे इंडिविजुअल्स में से। तो ये दोनों ही यहाँ पर बिहार में नेशनल इकोनॉमी के कंपैरिजन में ज़्यादा है। जैसे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो आप देखो 51.6 यानी 52% है लगभग, मेंस के हिसाब से ध्यान रख सकते हो। स्टैटिस्टिक्स एज इट इज़ आप इसको कहीं ना कहीं आंसर में लिख सकते हो, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट नहीं है। और LFPR लगभग 53.2% यानी 53% है, 52-53% दोनों हो गए। नेशनल एवरेज से ये दोनों ही ज़्यादा है, राइट। और इसके साथ साथ ये भी पता चला है इन सर्वेज के हिसाब से कि बहुत सारे लोगों ने जॉब ढूंढना ही बंद कर दिया है। इसको डिस्करेज्ड वर्कर इफेक्ट कहते हैं। ये एक नई चीज़ आई है जो मुझे अच्छी लगी है यहाँ पर आर्टिकल में। देखिए, यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बिहार में कम दिखाई देती है जितनी आनी चाहिए उसके कंपैरिजन में, क्योंकि बहुत सारे यूथ यहाँ पर 22-24 ईयर्स के ऐसे हैं ना तो जॉब में हैं और ना ही जॉब ढूंढ रहे हैं। अब ये क्या हो रहा है, किसी को जॉब नहीं चाहिए कि इस टाइम पर सबको UPSC की तैयारी कर रहा है कि बैठ के सबको IAS बनेगा। देखिए, इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो नो डाउट किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम की वैकेंसी को भरते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सब लोग यहाँ पर सीरियसली बिल्कुल प्रिपेयर कर रहे हैं बैठकर। हुआ क्या है, ये सारे जो वर्किंग क्लास हैं ये डिस्करेज हो गए हैं। इनको लगता है इनको जॉब मिलेगी नहीं, तो ज़बरदस्ती यहाँ पर क्या ढूंढने का मतलब, बैठ के कुछ ना कुछ ज़बरदस्ती बैठ के पढ़ाई करो। मतलब ओवरऑल बात यहाँ पर ये है कि पीपल आर डिस्करेज्ड, और इससे ही पता चलता है कि भले ही अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो आपको उतना ना दिखे लेकिन जॉब नहीं है, ये बात पक्की बात है, राइट। तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस एक्चुअली बहुत सिवियर है अभी, राइट। दिखाई देता है कि 30% यंग पीपल सिर्फ जॉब ढूंढ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आप देख लो LFPR और वर्कर पॉपुलेशन रेट के हिसाब से कि एक्चुअल में एक डिस्करेज्ड वर्किंग रेट है। बहुत सारी जनता है अनएम्प्लॉयड, लेकिन उन्होंने हार मान ली, जॉब ढूंढना भी छोड़ दिया है, और बहुत से इनमें से यंग भी हैं। इसी में अगर आप विमेन का पार्टिसिपेशन देखो तो क्योंकि बिहार इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल सोसाइटी, अभी भी वहाँ पे ट्रेडिशनल जैसे जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर और बहुत सारे पेट्रियार्कल कंस्ट्रेंट्स हैं, तो ओवरऑल आप देखोगे कि विमेन का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में लोएस्ट है, ऑलमोस्ट 3.8%। इतना कहीं नहीं दिखेगा आपको इंडिया में, है ना। अभी तो 20-30% आराम से चल रहा है विमेन का LFPR ऑल ओवर नेशनल लेवल, उसके कंपेरिजन में बिहार में कम है। यानी ट्रेडिशनल कंसर्न्स, थोड़े से यहाँ पर जो ट्रेडिशनल आपके कंस्ट्रेंट्स हैं वो विमेन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हैं। और इसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट के एक्चुअल पिक्चर इसलिए भी पता नहीं चलती क्योंकि बिहार में माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो एक्चुअल पिक्चर हमें समझ नहीं आती, जबकि एक्चुअल माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है। ये सेल्फ ये दिखा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस बहुत ज़्यादा है और जॉब्स नहीं है। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम है। पटना के बाहर आप देखो बहुत कम एरियाज़ है, जैसे मुजफ्फरपुर वगैरह फिर भी अर्बनाइज दिखेंगे, बाकी एरियाज़ उतने अर्बनाइज दिखेंगे नहीं। पुअर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस बहुत कम है, थोड़े बहुत पटना तरफ मिलेंगे बट अदरवाइज़ नहीं है उतने। इनफॉर्मल जॉब्स पर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से एनीवेज जो यूथ है वो बाहर नौकरी करने जा रहे हैं, तो माइग्रेशन इस वजह से भी है काफ़ी सारा, है ना, चाहे एजुकेटेड हो अनएजुकेटेड हो। सो दैट इट सेल्फ इज डिपिक्टिंग अ प्रॉब्लम। और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, चलो एडिटोरियल में तो नहीं बता रखा, लेकिन ओवरऑल सोल्यूशन यही हो सकता है। देखो क्या कर सकते हैं अब इसमें, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट इंश्योर कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स को इन्वाइट कर सकते हैं, FDI वगैरह को इन्वाइट कर सकते हैं बाहर से, है ना। पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योर कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंश्योर कर सकते हैं, सो दैट एक अच्छा सिनेरियो हमारे पास निकल के आए, है ना। कॉम्प्रिहेंसिव रिवाइवल प्लान बिहार को ज़रूरत पड़ेगी, कॉम्प्रिहेंसिव रिवाइवल प्लान की, जिसके थ्रू यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन को, जॉब क्रिएशन को रिवाइव किया जाए, स्किल डेवलपमेंट इंश्योर किया जाए, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। एक अगला आर्टिकल देख लेते हैं, ये क्राइम के बारे में, क्राइम के पैटर्न्स GS पेपर 2 के बारे में। ये बहुत सारी चीज़ों में आपको काम आ जाएगा। लेट मी एक्सप्लेन इट। देखो हुआ क्या है, NCRB का जो 2023 का डेटा है वो थोड़ा सा लेट रिलीज़ हुआ है ना। और यहाँ पर ये इससे समझ में आया है कि देखो जो मर्डर के रेट्स हैं उसमें कमी आई है 2.8%, बट STs के अगेंस्ट जो क्राइम रेट है उसमें हमने एक 28.8% यानी लगभग 29% का एक ड्रास्टिक राइज देखा है। यानी STs वल्नरेबल सेक्शंस जो हैं, GS पेपर 2 में आपका पूरा एक टॉपिक है इश्यूज रिलेटेड टू वल्नरेबल सेक्शंस, उसमें आप ये लिख सकते हो जब भी ST के बारे में कोई टॉपिक, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ट्राइबल्स के बारे में, आप सीधे सीधे लिख सकते हो कि STs के अगेंस्ट NCRB 2023 के हिसाब से 29% राइज इन क्राइम रेट है, मतलब STs आर मोर वल्नरेबल। और ये इतना क्राइम रेट क्यों दिखाई दिया है, क्योंकि मणिपुर में यहाँ पर जो क्राइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा, 2022-23 में जो क्राइसिस है मणिपुर में बढ़ा, इस वजह से ये ज़्यादा कैप्चर हो रहा है। बट हाँ, ये आप डेटा यूज़ कर सकते हो।
इसके साथ साथ एक और क्राइम रेट में आप देखोगे यहाँ पर कुछ स्टेट्स ऐसे हैं मणिपुर के अलावा, उनमें भी ट्राइबल्स के अगेंस्ट क्राइम ज़्यादा दिख रहा है। देखिए इंडिया में जो वेस्टर्न पार्ट है उसमें भी काफ़ी ट्राइब्स रहते हैं, ईस्टर्न पार्ट में तो रहते हैं उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बट वेस्टर्न पार्ट में भील्स वगैरह और भी ऐसी ट्राइब्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। और ये एमपी, राजस्थान में बेसिकली यहाँ पे आप देखते हो ट्राइबल्स के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा क्राइम हमें देखने को मिला है। नॉट जस्ट दिस, साइबर क्राइम में 30% से ज़्यादा 31.2% की ग्रोथ हुई है। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट्स यू कैन राइट इन जीएस पेपर 3, साइबर क्राइम्स से रिलेटेड। और साइबर क्राइम्स में भी आप देखो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हुए हैं, डिजिटल फ्रॉड्स वगैरह तो आपने सुने ही होंगे, है ना, करोड़ों के फ्रॉड्स हुए हैं ये। इसके साथ साथ जो ऑनलाइन सेक्सुअल हैरेसमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड हैरेसमेंट ये बहुत ज़्यादा बढ़ा है। सो दैट्स ऑल्सो मेजर कंसर्न। और ये दिखा रहा है कि इंटरनेट के यूज़ की वजह से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई है। इनफैक्ट एक और वल्नरेबल सेक्शन है चिल्ड्रन, जिसकी यहाँ पे बात हुई है, चिल्ड्रंस के खिलाफ भी क्राइम में राइज हुआ है। ये भी आप लिख सकते हो कहीं ना कहीं आंसर्स में, 9.2% का राइज हुआ है। दैट मीन्स 9% आप आराम से लिख सकते हो। और यहाँ पर एक और डेटा है जो काम आ सकता है, दैट 96% ऑफेंडर्स वर नोन टू विक्टिम्स। इससे आप ये पता लगा सकते हो कि हम चिल्ड्रन को तैयार रख सकते हैं अगर हम उन पे, मतलब अगर हम उनसे एक ट्रस्ट क्रिएट करें, इंश्योर करें, तो चिल्ड्रन बताएंगे उनके साथ किस किस चीज़ के कैसे कैसे क्राइम्स हुए हैं, राइट। हालांकि विमेन के खिलाफ आप देखोगे ज़्यादा क्राइम्स में राइज नहीं हुआ है, 0.4%, बट डाउरी वाले केसेस में 14.9% राइज हुआ है। बिकॉज डाउरी को अब आज के टाइम में बहुत बार लोग एलमनी वगैरह के इश्यूज़ से यहाँ पर कंपेयर करके देख रहे हैं, बट ओवरऑल हम देख रहे हैं कि डाउरी एक ट्रेडिशनल कंसर्न भी था, आज के टाइम पर भी एक मेजर कंसर्न बना हुआ है। तो ये विमेन से रिलेटेड वल्नरेबल सेक्शंस में जब इश्यूज़ के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है वहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। इतने सारे पॉइंट्स हमें एक उसमें आंसर में मिल गए। कहीं भी आप ये लिख लेना, आप मेरे साथ ही लिख लिया है अगर आपने, बहुत ही बढ़िया। आप जहाँ भी नोट्स बनाते हो वहाँ लिख लेना, सो दैट विल बी अ गुड सॉर्ट ऑफ थिंग फॉर यू, अच्छा काम आएगा। अगला आर्टिकल देख लेते हैं, रियल नीड इज़ अ होलिस्टिक डेमोग्राफिक मिशन। देखिए ये आपको कहाँ पर काम आएगा, जीएस पेपर 1 में इश्यूज़ रिलेटेड टू पॉपुलेशन एक टॉपिक है, वहाँ पर आपको ये पूरा पूरा काम आ जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं। यहाँ पर डेमोग्राफिक्स की बात की है, स्टैटिस्टिक्स कैसे कैप्चर हो रहे हैं, क्या यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं उसकी बात की है, बट अदरवाइज़ भी ये आपको बहुत जगह पर इस टाइप से काम आ जाएगा। तो यहाँ पर हुआ क्या है, देखिए इंडिया ने क्या किया है, अभी अगस्त 2025 में एक डेमोग्राफिक मिशन अनाउंस किया था, है ना। और देखिए यहाँ पर अभी बताया इंडिपेंडेंस डे के दिन कि डेमोग्राफिक मिशन यहाँ पर हमने अनाउंस किया था। और इसमें हम अनडॉक्यूमेंटेड जो इमिग्रेशन है उसको कैप्चर करेंगे, मतलब जो बाहर से आया है उसको कैप्चर करेंगे, ताकि इंडिया के रिसोर्सेज इंडिया के ही रहें और बहुत ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से हमें प्रॉब्लम आए। बिकॉज ऐसी इलीगल इमिग्रेशन की प्रॉब्लम असम में आई है बहुत ज़्यादा, बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेशन की वजह से। और साउथ एशिया में ओवरऑल आप देखोगे म्यांमार से रोहिंग्या आए हैं, तो पिछले कुछ साल से हम देख ही रहे थे कि ये इमिग्रेशन के खिलाफ इंडिया में भी एक वेव चल रही है, बिकॉज हमारे यहाँ भी सेंटर राइट पॉलिटिकल फैक्शन अभी रूलिंग है, सो दैट्स वाई एक नेगेटिव वेव है। तो और ऑब्वियसली हम भी अपने रिसोर्सेज के बारे में कंसर्न्ड हैं। सो ये सब है। एनीवेज वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये बताया गया है कि देखिए एक ट्रू डेमोग्राफिक मिशन में सिर्फ और सिर्फ इलीगल इमिग्रेशन ही नहीं, लेकिन और भी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, जैसे फर्टिलिटी कितनी है आपकी पॉपुलेशन की, मोर्टैलिटी कितनी है ना, माइग्रेशन कितना हो रहा है, बोथ इन माइग्रेशन यानी इमिग्रेशन एज वेल एज एमिग्रेशन जो बाहर होता है। एंड यहाँ पर इनको हमें कनेक्ट करना है किससे, एजुकेशन से, स्किल से, लाइवलीहुड से। ट्रू डेमोग्राफिक मिशन में तो ये सब कुछ कैप्चर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है आपके लिए, जो एग्जाम में पूछा सकता है, वो ये कि क्या इंडिया में पिछले कुछ साल से सिर्फ और सिर्फ यहाँ इलीगल इमिग्रेशन पर ध्यान दिया जा रहा है, जिससे बाकी जो कंसर्न्स हैं वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो रहे हैं, जैसे फर्टिलिटी, मोर्टैलिटी, इन पर तो हम ध्यान ही नहीं दे रहे ना। ये हमारे कंट्रोल में फैक्टर्स है ना। जो इलीगली इंडिया में इमिग्रेट करके आ गया बिना पेपर के, उसको हम कहाँ वापस भेजेंगे, उसकी हो सकता है होम कंट्री उसको एक्सेप्ट भी ना करे, बट ये फैक्टर्स तो हमारे कंट्रोल में कम्प्लीटली, राइट। तो क्या हम इन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? या फिर एक उल्टा क्वेश्चन भी बन सकता है, उल्टा क्वेश्चन ये बन सकता है कि इलीगल इमिग्रेशन के अलावा भी इंडिया में डेमोग्राफिक्स पर एग्जॉस्टिवली ध्यान दिया जा रहा है, जैसे फर्टिलिटी, मोर्टैलिटी एक्सप्लेन या फिर एग्जामाइन, है ना, इस टाइप से भी कमेंट, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। बट इन डेमोग्राफिक्स में क्या प्रॉब्लम है, इसके बारे में ऑथर ने बात की है, जैसे रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं अलग अलग एरियाज़ में। अभी जैसे हमने बिहार वाला देखा ना, एजुकेशन में डिस्पैरिटीज़ हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में डिस्पैरिटीज़ हैं, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट में डिस्पैरिटीज़ हैं, है ना, जिनमें माइग्रेशन एक बहुत क्रूशल फैक्टर है। क्योंकि देखो अगर बिहार में जॉब नहीं है तो बंदा कहाँ जाएगा, तमिलनाडु में जाएगा, बॉम्बे में जाएगा काम करने, मुंबई में जाएगा, पंजाब में जाएगा खेतों में काम करने, राइट। बट हाँ, माइग्रेशन तो हो रहा है। और ये जो इंटरनल माइग्रेंट्स हैं, क्या इनका जीवन आसान होता है? बिल्कुल नहीं। कोविड के टाइम पे हमने देखा था
कैसे ये सारे के सारे इंटरनल माइग्रेंट्स रिटर्न ट्रैजेक्टरी फॉलो कर रहे थे, बेचारे पैदल चल चल के घर आ रहे थे, है ना। तो रिवर्स माइग्रेशन हो रहा था एक सॉर्ट ऑफ। तो उसी से पता चल गया था कि ये इंटरनल माइग्रेंट्स कितने ज़्यादा वल्नरेबल हैं। ये आप यहाँ पर जीएस पेपर 2 में भी यूज़ कर सकते हो। इसलिए वल्नरेबल सेक्शंस, माइग्रेंट्स खुद एक वल्नरेबल सेक्शंस है जिनके लिए गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें करती है, स्पेशली आफ्टर कोविड। बट क्या डिस्क्रिमिनेशन फेस होता है, देखिए इंटरनल माइग्रेंट्स जो होते हैं, ये जो अपना जो होम डिस्ट्रिक्ट है या अपना होम विलेज है, अपनी होम प्लेस है, वहाँ से तो एलिनेट हो जाते हैं, राइट, क्योंकि ये बाहर चले गए। अब वहाँ के बेनिफिट्स इनको नहीं मिल पाते। बहुत बार ऐसा भी होता है कि यही माइग्रेंट्स जिस डेस्टिनेशन जगह पे जा रहे हैं, है ना, वहाँ से भी एलिनेटेड रहते हैं, क्योंकि इनका जो वोटर आइडेंटिटी है, इनके जो वोटर लिस्ट में नाम है, वो तो इनकी होम डिस्ट्रिक्ट में, होम विलेज में, और यहाँ पर इनका नाम नहीं है, तो ये एज अ पॉलिटिकल एंटिटी इंपॉर्टेंट नहीं होती। इसलिए इनके खिलाफ कोई यहाँ पर इनके राइट्स के लिए कोई नहीं बोलता। इनको ऐसे झुग्गी झोपड़ियों में रख दिया जाता है कैसे भी कंडीशन में। प्रॉब्लम्स फेस करते हैं लोग, वाटर की, सैनिटेशन की, हाइजीन की, बच्चों की एजुकेशन की, कल्चरल राइट्स की। कल्चरल राइट्स के तो नामो निशान नहीं होते। ये माइग्रेंट्स खुद ही अपने कल्चरल उसको बनाते हैं, पैराडाइम को। इनको कोई हेल्प नहीं करता बनाने के लिए। एंड इनको बहुत बार डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस भी फेस करना पड़ता है ना। जैसे मराठा में आपको पता ही है, महाराष्ट्र का सन ऑफ सॉइल मूवमेंट, राइट, एक्सक्लूजन होता है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है माइग्रेंट्स को। दोनों ही जगह से ये बेनिफिट्स लूज़ कर देते हैं, है ना। हिंदी में बोलते हैं ना, धोबी का कुत्ता सॉर्ट ऑफ। एनीवेज, तो यहाँ पर आप ये देखोगे। अब इसके साथ साथ हो क्या रहा है इंडिया में पॉपुलेशन एज होने वाली है बहुत जल्दी, 2045 तक। और ये जो एजिंग पॉपुलेशन है ज़्यादा, इसकी सोशल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, पेंशन्स की प्रॉब्लम, पेंशन्स जिनके पास नहीं है उनकी कमाई की प्रॉब्लम, उनकी डिपेंडेंस होती है खाने और दवाई के लिए किसी न किसी के ऊपर। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पर एल्डरली को एक्टिव एंड इंडिपेंडेंट कैसे रखें, क्योंकि बहुत सारे एल्डरली क्या होता है कि एक्टिव नहीं रह पाते, दे फील एलिनेटेड, दे फील यूजलेस, है ना, टू देमसेल्स। दे आर नॉट यूजलेस, दे आर वाइज पीपल, दे आर एन एसेट टू सोसाइटी, बट दे फील यूजलेस टू देमसेल्स। अब उनको कैसे एंगेज करें, ये भी प्रॉब्लम रहती है। तो पॉलिसी मेकर्स को ये सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करके चलना पड़ेगा, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन, प्लानिंग, डेवलपमेंट, और इस हिसाब से एक होलिस्टिक डेमोग्राफिक मिशन हमें बनाना पड़ेगा। ना सिर्फ इंटरनल, ना सिर्फ इलीगल इमिग्रेशन पर ध्यान देते हुए। अब ये थोड़ा सा लेफ्टिस्ट एजेंडा टाइप लग रहा है, बट एनीवेज किसी दिन मैं आपको इमिग्रेशन के जो नेगेटिव कंसर्न्स हैं उस पर भी ले चलूँगी, तो ये बैलेंस हो जाएगा। बट अभी के लिए इतना ही यहाँ पर रखते हैं। ये वाला जो है नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर वाला, अगेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी के हिसाब से, बट हाँ नाम ध्यान रख सकते हो। अगेन लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ किसको मिला, कौन से वर्क के लिए मिला। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, ये किलर कफ सिरप वाला। अब ये बहुत टाइम से हम देख रहे हैं किलर कफ सिरप वाला क्या इशू है। डाइथाइलिन ग्लाइकॉल पाया गया यहाँ पर कफ सिरप में, और उस वजह से मध्य प्रदेश में अभी तक 24 डेथ्स हो चुकी हैं। और एक कोल्ड आउट नाम का यहाँ पर कफ सिरप था, इसका मेजरली कंसर्न आया। तमिलनाडु में बेसिकली इसका मैन्युफैक्चर हुआ, तो उस वजह से हम देखते हैं कि सारी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। अब यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर के बारे में इस आर्टिकल में गोइंग फॉरवर्ड थोड़ी थोड़ी बात की है। जैसे यहाँ पर देखो, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो इंडिया के ड्रग रेगुलेशन में अगर मैं न्यू ड्रग्स के अप्रूवल की बात करूं और क्लिनिकल ट्रायल्स की बात करूं कि ये ड्रग सेफ़ है या नहीं है, तो ये कौन करवाता है? ये सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSO करवाता है। यही CDSO मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स को भी सेट करता है और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को भी सेट करता है। ऑलराइट, अब सारे काम ये CDSO अकेले नहीं कर सकता, ये सिर्फ स्टैंडर्ड्स को सेट कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह के भी स्टैंडर्ड्स को ही सेट कर रहे हैं, अप्रूव कर रहे हैं ड्रग्स को। बट स्टेट गवर्नमेंट की ड्रग अथॉरिटीज़ हैं अलग से। ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अकॉर्डिंग ये जो ड्रग अथॉरिटीज़ हैं, ये बेसिकली ग्राउंड लेवल पर लाइसेंसिंग को हैंडल करती हैं। किस किस चीज़ों के लिए? एक तो ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जहाँ पर ड्रग बना, जैसे कफ सिरप बना होगा उसके लिए, सेल के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और टाइम टू टाइम ये भी मैन्युफैक्चरिंग एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। सेट तो CDSO कर रहा है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट करते हैं। लोकल इंस्पेक्शन भी स्टेट लेवल की अथॉरिटीज़ ही करेंगे ना, सेंट्रल लेवल की अथॉरिटी तो नहीं कर पाएगी। तो इंस्पेक्शन एंड इन्फोर्समेंट इनका काम है। बट होता क्या है, ये सेंटर और स्टेट के इशू की वजह से अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर ब्लर हो जाती है, क्योंकि डुअल स्ट्रक्चर हो गया ना। देखो, जहाँ पर भी डुअल गवर्नमेंट, डुअल स्ट्रक्चर होती है, आपको पता है अकाउंटेबिलिटी वहाँ पे होती नहीं। स्टेट्स के पास, बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, मैन पावर ही नहीं है यहाँ पर चीज़ों को मैनेज करने के लिए। तो ये सब यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। इसलिए मध्य प्रदेश की अथॉरिटीज़ ने तमिलनाडु को ब्लेम किया है, लेकिन तमिलनाडु के ऑफिशियल्स क्या बोल रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेस्टिंग में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो MP गवर्नमेंट की थी।
तो यहाँ पर इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट का भी एक इशू निकल के आ रहा है। इसको आप इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट जीएस पेपर 2 में एक टॉपिक है, वहाँ से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। बट हाँ, रेगुलेटरी लूप होल्स हैं। प्रॉब्लम ये भी है कि इंडिया में 10,000 ऐसी कंपनीज़ हैं, बट बहुत सारी बिना ऐसी स्ट्रिक्ट ओवरसाइट के काम करती हैं। बहुत सारे ड्रग इंस्पेक्शंस रिएक्टिव होते हैं, जब ऐसा कोई इंसिडेंट होता है इस टाइप से, जैसे ऋषिका की डेथ, तो ये आ जाते हैं। लेकिन अदरवाइज़ यहाँ पर स्मॉल स्केल रूरल फार्मेसीज़ पर ज़्यादा चेक होते नहीं हैं। ट्रेंड जो इंस्पेक्टर्स हैं, अब देखिए यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, एक साथ लिख लेते हैं। एक तो पुअर कोऑर्डिनेशन है सेंटर और स्टेट जो ड्रग अथॉरिटीज़ हैं उनके बीच में। एक ट्रेंड इंस्पेक्टर्स की भी कमी है, बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा भी है। अब कैपेसिटी नहीं है तो ट्रेंड इंस्पेक्टर्स कहाँ से आएंगे, वैकेंसीज ही नहीं आती बहुत बार तो इंस्पेक्टर्स की, ड्रग इंस्पेक्टर की, राइट। वीक टेस्टिंग इंफ्रा है, बहुत सारी स्टेट्स में टेस्टिंग इंफ्रा ही पुअर है। और ड्रग्स में रियल टाइम ट्रैकिंग हम कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, जैसे पीडीएस में करते हैं ना आजकल, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन राशन की दुकानों में एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन, वैसा कुछ यहाँ पर अभी तक आया नहीं। तो ये आप देखोगे पूरा एक यहाँ पर प्रॉब्लम है। और ये हमारा आर्टिकल था। थोड़ा सा एक्सप्लेन का हमारा इकोनॉमी सेक्शन देख लेते हैं। यूएस ने दोबारा 9 इंडियन फर्म्स को सैंक्शन किया है, 8 नेशनल्स को सैंक्शन किया है ओवरऑल। ईरान के अगेंस्ट जो सैंक्शंस लगाए हैं उसमें इंडिया की फर्म्स भी बेचारी फंस जाती हैं। तो ये पूरा जो टॉपिक है आपका, ये इंडिया यूएस रिलेशंस के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है उसके हिसाब से तो इम्पॉर्टेंट है ही सही, साथ में इंडिया के ईरान के साथ रिलेशंस में क्या डायलेमा है उसके हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है कि हमारे इंडिविजुअल्स और कंपनीज़ को यूएस बैठ के सैंक्शन करता रहता है, इसलिए भी ईरान के साथ ज़्यादा हम रिलेशंस नहीं रख पाते और ऑयल ट्रेड भी कम हो रहा है, राइट। इसके साथ साथ इजराइल हमास सीज फायर जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, इससे ग्लोबल ट्रेड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो इस आर्टिकल में बताया 2023 के बाद से अभी तक जो फ्राइट रेट्स हैं सी के, वो लगातार राइज पर हैं। तो अब सीज फायर से, शांति से जो शिप्स हैं उनको रेड सी के आसपास अटैक्स नहीं देखने पड़ेंगे हुथीज़ के में भी, और इस वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो कम हो सकती है, राइट। देखिए इंडिया में भी शिपिंग का क्राइसिस है, क्योंकि अब इंडिया से सामान ले जाना है तो लंबा आपको रूट अफ्रीका का केप ऑफ गुड होप वाला फॉलो करना पड़ता है, रेड सी वाला नहीं कर सकते। और इस वजह से इंडिया के एक्सपोर्ट्स भी यहाँ पर सफ़र हुए हैं, और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर तो सफ़र हुआ ही है। तो अब डील हो गई है, तो इस वजह से यहाँ पर आप देखोगे शिप बिल्डिंग पर रिन्यूड फोकस किया जा सकता है, और शिप बिल्डिंग को जैसा इंडिया फोकस कर ही रहा है दोबारा से हम यहाँ पर रिन्यू कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये डील आईआर से तो रिलेटेड है ही से, इंडिया वेस्ट एशिया रिलेशन से, बट अदर देन दैट ये जीएस पेपर 3 शिपिंग इंडस्ट्री से भी रिलेटेड है कि कैसे शिपिंग इंडस्ट्री को इंडिया में रिवाइव किया जा रहा है, जिसके लिए कैबिनेट ने एक 70,000 करोड़ रुपीज़ का एक पैकेज भी अनाउंस किया था अभी ही, आप देखोगे लास्ट मंथ। और सेल्फ रिलायंस के लिए हम इसको पिच भी कर रहे हैं, राइट। और कैबिनेट ने यहाँ पर मैरीटाइम सेक्टर के पूरे ओवरऑल सेक्टर को भी स्ट्रैटेजिक यहाँ पर बताया भी था, और शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम को भी हम 2036 तक एक्सटेंड किया बेसिकली हमने, 25,000 करोड़ के आसपास के अमाउंट। दैट्स अ बिग एक्चुअली अमाउंट, और नेशनल हमारा शिप बिल्डिंग मिशन भी है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं शिपिंग से रिलेटेड, ये आप जीएस पेपर 3 इंफ्रा, उसमें शिपिंग इंडस्ट्री, मैरीटाइम इंडस्ट्री, उससे रिलेटेड इसको आप ओवरऑल इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। आत्मनिर्भरता से तो कनेक्टेड है ही सही, नेशनल शिप बिल्डिंग मिशन है और उसके कंपोनेंट्स हैं। बाकी गोल्ड सिल्वर रैली कंटिन्यूस, की फैक्टर्स, ये डिमांड वगैरह, ऑब्वियसली अनसर्टेनिटी है दुनिया में तो उसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर की राइज हो रही है, धनतेरस आ रही है तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिमांड भी होगी, उस हिसाब से राइज हम देखेंगे। अगला है इंडियाज़ इंडस्ट्रियल बैरोमीटर बेस ईयर रिवीजन ऑफ आईआईपी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये इंडिया में ओवरऑल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को देखा करता है। इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? एक तो माइनिंग है, एक मैन्युफैक्चरिंग है, और एक इलेक्ट्रिसिटी है, राइट। इसमें मैन्युफैक्चरिंग का सबसे ज़्यादा शेयर है, उसके बाद माइनिंग, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का। अब ये जो आईआईपी है, ये आप देखोगे कब इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत हमने ब्रिटिश एरा के टाइम पर की थी, 1930s में। ये इस आर्टिकल में लिखा भी हुआ है कहीं ना कहीं, एज़ फार एज आई कुड रिमेंबर। और उसके बाद हमने इसको लगातार रिवाइज़ भी किया है, बट अब हम बोल रहे हैं कि दोबारा आईआईपी के इंडिकेटर्स को रिवाइज करेंगे, और इसके लिए टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी फॉर बेस ईयर रिवीजन ऑफ आईआईपी, यानी आईआईपी का बेस ईयर का रिवीजन, और उसके लिए टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, ये कमेटी भी बनाई। उन्होंने भी रिकमेंडेशन सजेस्ट की, उनको हम मानने वाले हैं। देखिए सबसे पहले तो आइटम बास्केट को यहाँ पर एग्जॉस्टिव बनाएंगे और ज़्यादा। देखो टाइम टू टाइम माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो नए ऐड किए गए, तो नए आइटम्स को कंसिडर करना है, जैसे CFL, ट्यूब, प्रिंटिंग मशीन, मशीन मेड प्रोडक्ट्स हैं, लैपटॉप्स, वैक्सीन्स, ये सारे नए आइटम्स देखो हम ये लेकर आएंगे। इसके अलावा हम लोग मिनरल्स और गैस सप्लाई विथ इंफॉर्मेशन कैप्चर्ड फ्रॉम की प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ मिनिस्ट्रीज़, इसको भी यहाँ पर हम कैप्चर करेंगे।
अभी तक मिनरल्स को देखते थे, लेकिन मिनरल्स और गैस सप्लाई जो है की स्टेट से, डिपार्टमेंट से, उसको भी हम कैप्चर करेंगे, क्योंकि अब ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है ना। गैस सप्लाई हो रही है इंडिया में, ज़्यादा से ज़्यादा एलएनजी की सप्लाई बढ़ रही है पाइपलाइन के थ्रू, पहले नहीं थी इतनी। इसके साथ साथ हम लोग जो पूरा क्राइटेरिया है आइटम्स का, बास्केट का सिलेक्शन का, वो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ और उसके क्लासिफिकेशन कोड्स पर रखा करते थे, है ना। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर इसमें जो 276 ऐसे आइटम्स हैं जो हमने क्लासीफाई कहीं भी नहीं कर रखे थे, उनको मिसलेनियस में रख रखा था कि नॉट क्लासीफाइड एल्सवेयर, अब इन आइटम्स को भी धीरे धीरे इन्हीं बास्केट्स में माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी में कैटेगराइज करेंगे। 95% आइटम्स कैटेगराइज करेंगे, खाली 5% ऐसे रहेंगे जो मिसलेनियस में हम रखेंगे। यहाँ पर हम 5% रीडिस्ट्रीब्यूटेड रखेंगे, बाकी 95% स्पेसिफिक आइटम्स में हम यहाँ पर कहीं ना कहीं डालेंगे वेट्स। इससे क्या होगा, इससे अच्छा बात ये रहेगी कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा आइटम्स को स्पेसिफिक वेट्स मिल जाएंगे, है ना, और रीडिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम होगा आइटम्स का, यानी कि वाकई में जितना उनका वेट है वो हमें पता चलेगा। इसके अलावा फैक्ट्रीज़ का सब्स्टिट्यूशन, देखिए अभी तक क्या होता था, आईआईपी कैप्चर करते टाइम पुरानी 10 साल पहले जो फैक्ट्री चल रही है और वो जो अपना प्रोड्यूस कर रही है उसको भी हम कंसिडर कर लेते थे, उसके वेट के हिसाब से हम उसको आईआईपी में यहाँ पर डालते रहते थे। हालांकि वो फैक्ट्री बंद हो गई, उसके अलावा इन्हीं फैक्ट्री ओनर्स ने किसी और चीज़ की फैक्ट्री यहाँ पर लगा दी और वो प्रोड्यूस दूसरा है, प्रोड्यूस टू है, लेकिन वो कैप्चर नहीं होता था, वो ऐसे कंटिन्यू में चलता जाता था। तो अब ऐसा नहीं होगा, पुरानी फैक्ट्रीज़, पुराने प्रोड्यूसर्स जो खत्म हो गए हैं, जो अब मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे हैं, उनको रिप्लेस करके नई फैक्ट्रीज़, नई प्रोड्यूसर्स, इन सबको यहाँ पे डालेंगे। अगर किसी ने अपनी फैक्ट्री का सामान बदला भी है, नए टाइप का सामान मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो उसको भी अकाउंट करेंगे। और साथ साथ सीजनली एडजस्टेड सीरीज़ भी लाएंगे, क्योंकि सीज़न टू सीज़न भी चीज़ें वेरी करती हैं। दिवाली के सीज़न के पहले बहुत सारी दिवाली के फेस्टिवल के सामान की मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके बाद फिर चीज़ें चेंज होती है, विंटर्स में, समर्स में चेंज होती है, तो ये सब हम यहाँ पर देखेंगे। ये हम इंडिया में करने वाले हैं। दैट्स अ गुड आर्टिकल फॉर जीएस पेपर 3 इकोनॉमी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला टॉपिक। एग्ज़ाम में आए ना आए, लेकिन हाँ अब ये पता होना चाहिए ये यहाँ पर ऐसा ऐसा कुछ कुछ हो रहा है, बिकॉज कभी ना कभी इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स के भी यहाँ पर क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी बिहार की इकोनॉमी के बारे में क्योंकि इलेक्शंस हो रहे हैं तो और बहुत सारी चीज़ें आई, बट क्योंकि हम ओवरऑल हिंदू में एक आर्टिकल इस पर देख चुके हैं, तो लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दिस। क्या करना है इसमें इकोनॉमी में, ये तो हमें पता ही, ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना है, सर्विस सेक्टर पे ध्यान देना है, एफडीआई इनवाइट करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, एग्रीकल्चर में धन धान्य कृषि योजना जैसी योजनाएं अप्लाई करनी है, ये सारी चीज़ें। नोबेल पीस प्राइज़ लेडी ऑफ वेनेजुला को मिला है, मरिया कोरिना मकाडो। बैलेट्स ओवर बुलेट्स पर इन्होंने फोकस किया, और यूएस के साथ इनके टाइज़ हैं, ऐसी पॉलिटिशियन हैं। ओपोजिशन को इन्होंने यूनाइट किया, तो कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल एजेंडा भी इन्वॉल्व हो सकता है रॉबर्ट मदुरो के खिलाफ। बट एनीवेज आगे बढ़ते हैं, इसमें इतना हमने देखा। और ये थोड़ा सा आप ये मुत्ताकी का स्टेटमेंट देख लो, तालिबान लीडर का, जो इंडिया में आए कि हम टेररिस्ट को अलाउ नहीं करेंगे मतलब खुद ही टेररिज्म किससे राइज हुए हैं और बोल रहे हैं टेररिस्ट को अलाउ नहीं करेंगे, ऐसे ही बोल बच्चन बातें। बट एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं। और कास्ट बेस्ड हैरेसमेंट का यहाँ पर टॉपिक चल ही रहा है, क्योंकि आईपीएस ऑफिसर हैं वाई पूरन कुमार, उन्होंने सुसाइड किया, एज यू माइट बी अवेयर, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा आया था। और उसके बाद से सर्विस में भी कास्ट बेस्ड हैरेसमेंट कितना होता है और कैसे इंसान अपनी कास्ट के जो कंस्ट्रेंट्स हैं उससे बाहर नहीं निकल पाता थ्रू आउट हिज लाइफ, और ऐसा होता है, तो ये आप देख सकते हो। ऑल्दो इनके ऊपर और भी कुछ मतलब इट इज़ रियली सैड दैट समवन इन दी सर्विस हैज टू डू सुसाइड, बट हाँ यहाँ पर कुछ और भी एंगल्स थे। बट ओवरऑल ये आपका टॉपिक थोड़ा सा आप कनेक्ट कर सकते हो। जीएस पेपर 2 जो भी यहाँ पर कास्ट बेस्ड कंस्ट्रेंट्स फेस करने पड़ते हैं सो कॉल्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरीज को, उनसे। एक सावलकोट प्रोजेक्ट को क्लियरेंस मिला है 2017 में, बेसिकली ये क्लियरेंस मिल गया था, फिर इंडस वाटर्स ट्रीटी थी पाकिस्तान के साथ, तो मतलब उसकी वजह से हमने इसको होल्ड पे रख रखा था। लेकिन अब क्योंकि आईडब्ल्यूटी को हमने सस्पेंड कर दिया है आफ्टर पहलगाम, तो उसके बाद हमने सावलकोट जो है चेनाब रिवर पर, उसको हमने अप्रूवल दे दिया। बेसिकली चेनाब के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। चेनाब की 2 ओरिजिन यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज हैं, चंद्रा और भागा रिवर, राइट। ये दोनों ही यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं रोहतांग पास के ऊपर से, और उसके बाद ये चेनाब रिवर थोड़ा बहुत जम्मू रीजन से पास होती है और फिर जाकर यहाँ पर पाकिस्तान में मर्ज हो जाती है। प्रीलिम्स पाकिस्तान में चली जाती है और फिर बाकी इंडस रिवर मर्ज हो जाती है। प्रीलिम्स के हिसाब से आपको इंडस रिवर की पूरी ट्रैजेक्टरी पता होनी चाहिए अच्छे से। इस पर यूपीएससी में कंफ्यूजिंग सवाल 2021 में पूछा था, अदरवाइज इंडस रिवर पे कुछ ना कुछ सवाल हर साल पूछते रहते हैं क्वेश्चंस। एंड यहाँ पर ये पूछते हैं कि इंडस है, झेलम है, चेनाब है, रावी, ब्यास, सतलज, ये ऐसा नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर है, इनमें से कौन कौन सी कहाँ पर रिवर जाके मर्ज होती है, सब कुछ इसका पूरा नॉलेज आपके एनसीईआरटी की ज्योग्राफी में दिया हुआ है। दिस यू शुड बी वेरी वेल अवेयर ऑफ। बाकी ये आपको दिख ही रहा है सावलकोट प्रोजेक्ट, यानी कि थोड़ा बहुत इंफ्रा वगैरह पे हम ध्यान दे रहे हैं। और इंडिया पाकिस्तान के इशू के कॉन्टेक्स्ट में भी अब हमें कोई परवाह नहीं है, हम लोग अपना इंडस, झेलम, चेनाब का भी पूरा जो अलॉटेड पानी है उसको यूज़ करना चाहते हैं अच्छे से।
है ना, और बाकी अपने खुद के कंसर्न्स पे ध्यान देना चाहते हैं। थोड़ा बहुत एआई को स्कूल करिकुलम में क्लास 3 में इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है, तो ये जीएस पेपर 3 एआई में आप यूज़ कर सकते हो। साइंस एंड टेक में एआई पर कोई सवाल आए। इसके अलावा जीएस पेपर 2 में इश्यूज़ रिलेटेड टू एजुकेशन से रिलेटेड है, कैसे एजुकेशन में एआई से एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आ सकता है और फाउंडेशनल लर्निंग में हेल्प मिल सकती है। जैसे इंडिया के निपुण भारत मिशन, जो कि फाउंडेशनल लर्निंग के लिए स्टूडेंट्स में रीडिंग और बेसिक अर्थमेटिक एबिलिटीज़ बढ़ाने के लिए उसमें हेल्प मिल सकती है, राइट। तो ये यहाँ पर हो गया। सिक्स स्टेट लेवल आरटीआई पैनल्स आर डिफंक्ट, अपील्स कैन टेक ईयर्स टू बी हर्ड। ये आप एज इट इज़ लाइन यूज़ कर सकते हो ट्रांसपेरेंसी रिलेटेड इशू में। जीएस पेपर 2 में एक टॉपिक है गवर्नेंस, गवर्नेंस में एक टॉपिक है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इशूज़ रिलेटेड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। और देख ही लो, राइट टू इन्फॉर्मेशन के जो आपके पैनल्स हैं वो 6 स्टेट्स में ऐसे ही डिफंक्ट पड़े हैं, और सीआईसी एसआईसी इनमें वैकेंसीज़ हैं। वैसे भी इनकी ऑटोनॉमी पर काफ़ी सवाल उठते हैं और इस वजह से आप आरटीआई को ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते इंडिया में। ये हो गया। थोड़ा बहुत माइक्रो फाइनेंस के खिलाफ यहाँ पर एक साधन, एक माइक्रो फाइनेंस एजेंसी है, उसने रिपोर्ट निकाली और बताया कि कैसे इंडिया में, अगेन जीएस पेपर 3 इकोनॉमी में माइक्रो फाइनेंस इससे रिलेटेड है, बैंकिंग वगैरह से, कि कैसे माइक्रो फाइनेंस लोन के डिफ़ॉल्ट हो रहा है। यानी कि एक कॉमन इंसान लोन तो ले रहा है माइक्रो फाइनेंस, यानी छोटे छोटे अमाउंट में लोन ले रहा है माइक्रो लेवल पर, माइक्रो अमाउंट्स में 1 लाख 2 लाख का, लेकिन उसको वापस नहीं कर रहा है, राइट। ये साधन रिपोर्ट यहाँ पे बता रही है। और रूरल बोरोवर्स जो है, ये यहाँ पर आप देखोगे कि ये वर्स्ट है। रूरल बोरोवर्स पैसा तो ले लेते हैं लेकिन वापस नहीं करते। तो इंडिया में कैसे एक डेलिक्वेंसी आ रही है, या फिर कैसे एक क्रेडिट डिफ़ॉल्ट धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ रहा है। पहले लोग टाइम पे पैसा वापस करते, लेकिन अब माइक्रो फाइनेंस एजेंसी को टाइम पे वापस नहीं कर रहे हैं। दैट्स अ मेजर कंसर्न। ये आप यहाँ पे देख सकते हो इस आर्टिकल में, है ना। 2.3 लाख करोड़ में से आप देखोगे रूरल कस्टमर्स में जो आउटस्टैंडिंग है 6.4% ड्यू है फॉर मोर देन 30 डेज। ये भी दिखा रहा है कि हो सकता है डेटर्स की प्रॉब्लम यहाँ पर हो, इनइक्वालिटी राइज कर रही हो सकता है डेटर्स जो है इनका खर्चा ज़्यादा हो रहा हो और इनकम सोर्सेज उतने एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं बढ़ रहे हो, इसी वजह से भी प्रॉब्लम हो। तो ये आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो कि इंडिया में इनकम सोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, एसेट ओवरऑल एसेट्स में इंक्रीज़ लाने चाहिए, पब्लिक के उनमें हेल्प करनी चाहिए, लाइवलीहुड के लिए हेल्प करनी चाहिए। ये सब यहाँ पे आप देखेंगे, इसको आप इस टाइप से ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। आईआर में आप देखेंगे यहाँ पर ये तालिबान और पाकिस्तान का इशू थोड़ा बहुत हमने डिस्कस कर ही लिया। वैसे नोबेल प्राइज़ डिस्कस कर लिया। चाइना और यूएस में आप देखिए रेयर अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अभी रेयर अर्थ मेटल्स की आ रही हैं, क्योंकि बीजिंग क्या कर रहा है, अब वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड कर रहा है और रेयर अर्थ मेटल्स और मिनरल्स का जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूएस की तरफ रोक दे रहा है, राइट। तो ये न्यू कोल्ड वॉर की तरफ हम एक तरीके से जा रहे हैं। पहले यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वॉर था, कोल्ड वॉर एरा में अभी न्यू कोल्ड वॉर हो रहा है। तो ये सब हैं। चलिए अब इतना ही हो गया आज का, इतना ही हमारा डिस्कशन इंपॉर्टेंट था। ऐसे जुड़े रहिए, ऐसे बने रहिए, कमेंट्स में ज़रूर बताइए ना आपको कैसा लगा ये। और बाकी और भी बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स मैं उठाती हूँ वायर से, द प्रिंट से, जीएस के भी और पीएसआई और ऑप्शनल के भी, और इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करती हूँ टैग्स के साथ कि कौन सा कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करते हो तो उसके बाद आपको कुछ भी सर्च करना हो, आप बस अपने टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना टैग लगा के, जैसे PSIR, GS2, एजुकेशन, हेल्थ। तो आपको मेरा ग्रुप ज्वाइन करने पे वो सारे टैगिंग सिस्टम के थ्रू बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और मेंस के रिलेटेड आपके नोट्स बन सकते हैं बिना कुछ नोट किए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे बने रहिए, ऐसे जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।